दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा कि महामारी के पहले बुरे हाल में थी अर्थव्यवस्था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि ऑनलाइन नॉमिनेशन, ग्लव्स पहनकर वोटिंग ऐसे होंगे इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव। और इसी के साथ जानेंगे कि सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि नौकरी देने के बाद राज्य की बहनों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, खातों में डाले जाएंगे 1000 रुपए। और इसी के साथ जानेंगे कि केंद्र ने बनाए किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को होगा इससे बड़ा फायदा। और इसी के साथ जानेंगे कि इस महामारी के बीच भारत के बाजारों में जल्द आने वाली है मात्र 27 रुपए से लेकर 68 रुपए तक की दवाएं। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि जी और नीट परीक्षा टालने की संभावना घटी, एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि महामारी को देखते हुए कर रखी है तैयारी। और इन्हीं खबरों के बीच जानेंगे कि कहां पर 60 घंटे का लॉकडाउन फिर से हुआ शुरू। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे क्या राजनीति की पिच से अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे धोनी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि लालू नीतीश की पार्टी में भगदड़, राजद ने खोज लिया है मांझी का तोड़। और इसके साथ ही जानेंगे मौसम के ताजा हाल को। तो ऐसी ही 20 बड़ी खबरों को देखेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 29,40,442 हो गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 6,94,745 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 21,89,785 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 55,375 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र, जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, वहां पर 6,43,289 मामले हो गए। और तमिलनाडु में 3,67,430 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश में 3,34,940 मामले हो गए। वहीं कर्नाटक में 2,56,975 मामले और उत्तर प्रदेश में 1,77,239, जबकि दिल्ली में 1,58,604 मामले और पश्चिम बंगाल में 1,29,119 मामले, जबकि बिहार में 1,17,671 मामले हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कि महामारी से पहले ही बुरे हाल में थी अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि महामारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के महामारी से पहले ही काफी बुरे हाल थे। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मेरे संबोधन के कुछ अंश, संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था का महामारी से पहले ही काफी बुरे हाल हैं। जब तक कि पैसा सीधे सीधे किसानों, मजदूरों और एमएसएमई को नहीं दिया जाएगा, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने देश में असंगठित अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है, इसलिए आने वाले समय में लोगों को बड़ी संख्या में बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि ऑनलाइन नॉमिनेशन, ग्लव्स पहनकर वोटिंग ऐसे होंगे इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान महामारी से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करके बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वही ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई भी उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। और साथ ही आपको बता दें कि महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने यानी कि ग्लव्स भी प्रदान किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मोदी सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में नई गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार गाड़ी के मालिकाना हक के लिए जरूरी फॉर्म 20 में संशोधन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्म 20 में संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि लोग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं
आपको बता दें कि संशोधन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मोटर वाहनों की खरीद, स्वामित्व और संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांग जन को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से सरकार ने लगातार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के कई नियमों में संशोधन किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि युवाओं की नौकरी के बाद राज्य की बहनों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, खातों में डाले जाएंगे 1000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं की नौकरी के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की बहनों को खास तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति की बहनों के लिए 1000 रुपए प्रति माह योजना की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि सहरिया, भारिया और बैगा बहनों के लिए हमने 1000 रुपए महीने की योजना शुरू की थी, परंतु जब 1.25 साल में सीएम नहीं रहा तो मेरी बहनों को पैसा नहीं मिला। इस बार सीएम बनते ही मैंने इसका फैसला किया है कि 1000 रुपए तुरंत आपके खाते में डाले जाएंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहरिया, भारिया और बैगा जनजातियों के लोगों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने आगे बताया कि हर महीने ये 1000 रुपए आपको मिलेंगे। पिछली बहुत सी राशि आपकी बाकी है, 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में ये पैसे डाल दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और ये सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदे आपको मिल रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि केंद्र ने बनाए 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को होगा बड़ा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण लगे झटके से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयास में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर कर्ज देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 17 अगस्त तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को 1,02,065 करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए ये कदम एक लंबा रास्ता तय करेगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज का प्रावधान करने की घोषणा की थी और ये घोषणा करते हुए उम्मीद जताई गई थी कि इसमें मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होने की संभावना है। दोस्तों अगर आप किसान हैं और आपने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया तो आप इसे जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि सरकार की कई योजनाओं का फायदा इस कार्ड के जरिए आपको मिलता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी काल के बीच एक अच्छी खबर, भारत के बाजारों में जल्द आने वाली है मात्र 27 से 68 रुपए की दवा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कुल 9 कंपनियों ने टैबलेट बाजार में उतार दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 से लेकर 68 रुपए के बीच में ये सभी दवाएं हैं। सभी के सॉल्ट एक ही हैं, कंपनी अलग होने से और इनके ब्रांड नेम और कीमत अलग अलग हैं। आपको बता दें कि महामारी संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही इसके इलाज के इंतजाम में भी तेजी किए जा रहे हैं। अभी तक केवल 2 दवाओं के भरोसे अपना इलाज करा रहे हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। 7 अन्य कंपनियों की दवाएं भी बाजार में आने वाली है। इनके ऑर्डर भी भेज दिए गए हैं। इनमें सबसे सस्ती दवा ली फार्मा का फारावीर मात्र 27 रुपए की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जी और नीट परीक्षा टालने की संभावना घटी। एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि महामारी को देखते हुए कर रखी है तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि जी और नीट परीक्षा के टालने की संभावना अब ना के बराबर है। परीक्षा को टालने की सिफारिशों पर एचआरडी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा टालने का आग्रह तर्कसंगत नहीं है। एचआरडी मंत्रालय ने अपनी राय में कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और पूरे शैक्षणिक सत्र को बर्बाद नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार जेईई मेंस और नीट की परीक्षा स्थगित नहीं करना चाहती। सरकार के सूत्रों के अनुसार इस बारे में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से भी जेईई मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित की गई थी। अब तक कुल 8,58,273 उम्मीदवारों में से 6,498.223 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। आपको बता दें कि कुल उम्मीदवारों में से 99.07% उम्मीदवारों को उनकी पहली पसंद ही दिया गया है। अब तक केवल 120 उम्मीदवारों ने उन्हें आवंटित किए गए केंद्र शहरों में बदलाव के लिए अनुरोध किया है, जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जीएसटी और इनकम टैक्स सुधार के बाद अब ये बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है मोदी सरकार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा। आपको बता दें कि जीएसटी और फेसलेस इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू करने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार कारोबारी जगत के लिए एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सरकार इंडिया इंक के लिए सिंगल ऑनलाइन अनुपालन ढांचा बनाने की तैयारी कर रही है ताकि एक बार में विभिन्न रेगुलेटरी जरूरतों का पालन हो सके। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि अनुपालन बोझ घटाने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने विभिन्न रेगुलेटर्स जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड से कॉमन डेटा सोर्स के अनुपालन के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पर चर्चा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक देश एक टैक्स और इनकम टैक्स के अंतर्गत फेसलेस असेसमेंट के बाद सरकार का ये कदम
देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि BSNL ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा, मिल रहा है 5 GB फ्री डेटा। आपको बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर्स के लिए आए दिन नए ऑफर लेकर आता रहता है। इस बार कंपनी ने कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए बेहद ही खास ऑफर लेकर आई है। इसमें यूजर्स को 1 साल के लिए 5 GB डेटा बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं यूजर्स को दिया जाएगा जो कंपनी की लैंडलाइन सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि BSNL द्वारा पेश किए गए नए ऑफर का लाभ केवल गुजरात सर्किल में मिलेगा और इसकी जानकारी कंपनी ने अपने गुजरात सर्किल के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 33 दिनों के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू, 24 जुलाई से था बंद। दोस्तों आपको बता दें कि 33 दिनों बाद दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो गया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से इस खंड पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया। इसके पूर्व 2 बजे दिन में एक माल ट्रेन का परिचालन आरंभ हुआ जो सुरक्षित लहरियासराय तक पहुंच गई। उसके बाद शाम से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी आ जाने से इस रूट पर 24 जुलाई से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 6 बजते ही थम गई शहर की रफ्तार, शुरू हुआ 60 घंटे का लॉकडाउन। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम 6 बजते ही वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया तो शहर की रफ्तार भी थम गई। 6 बजे शहर की दुकानें बंद हो गई, बाजार सूने पड़ गए, लोग भी अपने कामकाज को निपटाकर अपने घरों की ओर निकल पड़े और सोमवार सुबह 6 बजे तक उन्होंने खुद को घरों में बंद कर लिया। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की ओर से शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन हर सप्ताह लगाया जा रहा है। अब लोग भी इस लॉकडाउन के आदी हो चुके हैं। वे शुक्रवार शाम 6 बजे तक अपने जरूरी काम और घर का जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं ताकि लॉकडाउन में उन्हें बाहर न जाना पड़े। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर को शहर के बाजारों में पुलिस की ओर से मुनादी भी की गई ताकि लोग शाम 6 बजे तक अपने काम निपटाकर घरों को चले जाएं। शाम को लॉकडाउन की अवधि शुरू होने से पहले बाजारों और सड़कों पर भीड़ कुछ बढ़ गई थी। इसके पीछे कारण लोगों का जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलना था। दोस्तों आपको बता दें कि ये नजारा जम्मू का था, जहां पर बाजार और कामकाज बंद होने के बाद सड़कों पर उन लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई जो अपने घरों को जा रहे थे। SSP जम्मू श्रीधर पाटिल का कहना है कि अब लॉकडाउन को लेकर लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग खुद इसकी गंभीरता और जरूरत को समझ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी संक्रमण से दम तोड़ने वाले सफाई कर्मचारी के घर पहुंचे केजरीवाल, दिया 1 करोड़ रुपए का चेक। आपको बता दें कि महामारी का कहर दिल्ली में कुछ कम जरूर हो गया है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ये महामारी योद्धाओं की जान भी ले रहा है। ऐसे ही महामारी योद्धा थे सफाई कर्मचारी राजू की मौत महामारी के कारण हो गई। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजू के घर पहुंचे। केजरीवाल ने राजू के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और परिवार के लिए 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हमें अपने महामारी वॉरियर्स पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की। उन्हीं में से एक योद्धा हमारे सफाई कर्मचारी राजू जी भी थे। आज उनके घर जाकर परिवार से मिला और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। आशा है कि उससे उनके परिवार की मदद हो सकेगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारी से लेकर ट्रायल तक दी है पूरी जानकारी। आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते संक्रमण को खत्म करने के लिए महामारी वैक्सीन ही आखिरी उम्मीद है। ऐसे में दुनिया भर की नजर उस पर टिकी हुई है। चीन, रूस, अमेरिका जैसे देशों के साथ साथ भारत भी बड़े स्तर पर वैक्सीन को तैयार कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि साल के आखिरी तक ये उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन को लेकर तेजी से काम हो रहा है। ऐसे उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक ट्रायल खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है ताकि बाजार तक उसके पहुंचने का समय कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब वैक्सीन एकदम सही रूप से तैयार हो जाएगी तब सबसे पहले 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों पर ट्रायल किया जाएगा। इसके साथ ही हर्षवर्धन ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों, जो लोग या कार्यकर्ता महामारी के खिलाफ कामों में जुटे हुए हैं, उन्हें वैक्सीन की प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि दुनिया का भरोसा जीत सकती है रूसी महामारी वैक्सीन। उठाया गया है ये बड़ा कदम। आपको बता दें कि सबसे पहले सफल महामारी वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला रूस अब दुनिया का भरोसा जीत सकता है। रूस ने वैक्सीन की जांच के लिए अब 40,000 लोगों पर ट्रायल करने का फैसला किया है। ये ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इससे पहले दावा किया गया था कि सिर्फ इसका 38 लोगों पर ही जांच किया गया है और रूस ने अपनी वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि बिना फेज 3 ट्रायल के महामारी वैक्सीन लॉन्च करने पर दुनिया भर के एक्सपर्ट
रिपोर्ट ने रूस की आलोचना की थी। रूस लगातार ये दावा करता रहा कि उसका वैक्सीन सुरक्षित है और तमाम जांच से गुजर चुका है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि क्या राजनीति की पिच से अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे धोनी। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। संन्यास के बाद धोनी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। धोनी फिलहाल आईपीएल की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच हवा में एक सवाल उठ रहा है कि क्या धोनी राजनीति की पिच से अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे। धोनी की ओर से हालांकि अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी चुप्पी ही साध रखी है, मगर ये सभी जानते हैं कि माही की खामोशी बेहद ही गंभीर होती है। आपको बता दें कि इस स्वतंत्रता दिवस पर वे प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश में सर्वाधिक चर्चा में रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। धोनी के संन्यास के बाद पीएम मोदी ने एक भावुक चिट्ठी लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी। धोनी के साथ सत्ताधारी भाजपा की करीबी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के नेता धोनी से मिलते रहे हैं, मगर पीएम मोदी की चिट्ठी के बाद क्या धोनी सियासत की ओर कदम बढ़ाएंगे? इस पहेली के चलते रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासी तापमान बढ़ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने धोनी को राजनीति में आने का ऑफर दिया था। स्वामी ने यहां तक कह दिया था कि धोनी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाना चाहिए। स्वामी ने कहा था कि उनकी क्रिकेट के मैदान में बाधाओं से लड़ने और टीम के लिए प्रेरक नेतृत्व वाली काबिलियत की सार्वजनिक जीवन में जरूरत है। आपको बता दें कि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में धोनी राजनीति की पिच पर खेलते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में उनके गृह राज्य झारखंड के तमाम राजनीतिक दल उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि लालू नीतीश की पार्टी में भगदड़, राजद ने खोज लिया माझी का तोड़। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि सितंबर में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य में 2-3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। 2015 में विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। उस दौरान बिहार में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। वहीं चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों में जोड़ तोड़ और मान मनोबल का दौर जारी है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को पहला झटका लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की नाराजगी से लगा है। वर्तमान में एनडीए सरकार में शामिल लोजपा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान समेत पूरी पार्टी के नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के राजद से अलग होने के बाद मांझी फैक्टर को तितर बितर करने के लिए राजद ने अपने दलित नेताओं की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। इस तरह से जेडीयू और राजद के बीच दलित मतों को लेकर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले पूरे हफ्ते होगी हल्की बारिश। 25 अगस्त को तेज हवाएं चलने का अनुमान। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों की बारिश के बाद शुक्रवार को तेज धूप निकली। सुबह होते ही यहाँ का आसमान नीला और साफ दिखाई दिया। दिन चढ़ते चढ़ते तेज धूप निकली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले पूरे सप्ताह में ऐसी तेज धूप नहीं रहेगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि शुक्रवार को भी औसत दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद पूरे हफ्ते हल्की बारिश होगी। 25 अगस्त को तेज हवाओं के साथ बारिश भी तेज होने का अंदेशा है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। इसका नतीजा सड़कों और अंडरपास पर जल भराव, पेड़ और इमारत का मलबा गिरने और ट्रैफिक जाम के तौर पर देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह 8:30 बजे से गुरुवार शाम 5:30 बजे के बीच 63.0 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि गुरुवार दिन में ये आंकड़ा 8.2 मिलीमीटर ही रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होती रहेगी। बीच बीच में आशंका आंधी आने की भी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार की तरह गुरुवार को भी सबसे ज्यादा बारिश आया नगर इलाके में हुई। बुधवार सुबह से गुरुवार शाम 5:30 बजे के बीच 132.9 मिलीमीटर बारिश इस इलाके में रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे कम बारिश रिज एरिया में हुई। यहाँ गुरुवार की बारिश का आंकड़ा 3.5 मिलीमीटर रहा, जबकि उससे पहले 24 घंटों में 77.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।